आज का हमारा टॉपिक है कोर कंसेप्ट रिलेटेड काइनेमेटिक्स, यानी काइनेमेटिक्स से रिलेटेड कुछ कोर कंसेप्ट। तो सबसे पहले बात आती है काइनेमेटिक्स क्या है। काइनेमेटिक्स फिजिक्स में एक ऐसी ब्रांच है जो मोशन से रिलेटेड चीज़ों की स्टडी करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी हमारा रेस्ट में है या कोई बॉडी हमारा मोशन कर रहा है, तो उसके बारे में स्टडी करने का काम ये काइनेमेटिक्स करती है। हम काइनेमेटिक्स की कुछ बेसिक इक्वेशन पर आएँ उसके पहले मैं कुछ कोर बातें आपको बता देता हूँ। जैसे आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टर्म को सुना होगा, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में सुना होगा, एक्सेलरेशन के बारे में सुना होगा, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिफरेंट टाइप के टर्म से रिलेटेड होंगे। लेकिन उनका बेसिक क्या है मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले डिस्टेंस क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना, देखिए डिस्टेंस क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा जो टोटल कवर्ड पाथ होता है वही उसका डिस्टेंस है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके घर से आपका स्कूल 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, आप घर से स्कूल गए, फिर स्कूल से घर पर आ गए, तो टोटल आपने पाथ कितने किलोमीटर का तय किया? 5 किलोमीटर गए और 5 किलोमीटर आ गए। ठीक है, 5 किलोमीटर गए और 5 किलोमीटर आ गए, तो टोटल पाथ आपने जो कवर किया वो 10 किलोमीटर का किया। तो जो आपने टोटल पाथ कवर किया है यही आपका डिस्टेंस बताता है। मीन्स डिस्टेंस इज व्हाट? टोटल कवर्ड पाथ बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो टोटल कवर्ड पाथ होता है वही उसका डिस्टेंस है, उसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस है। डिस्टेंस इस बात पे निर्भर नहीं करता कि आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है। जबकि डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, एक टर्म है इसी से रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट जो है आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की बात करता है। मतलब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में कितना डिफरेंस है, इस जो ये डिफरेंस आता है इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लीजिए अभी इसके पिछले वाले एग्जांपल में आप घर से स्कूल गए और फिर स्कूल से घर पर चले आए, तो आपका इनिशियल पोजीशन भी यही, फाइनल पोजीशन भी वही, तो दोनों पोजीशन आपकी वही है, तो उनके बीच में क्या कोई डिफरेंस है? नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया? 0। लेकिन आपने जो डिस्टेंस कवर किया यानी जो टोटल पाथ आपने कवर किया वो 10 किलोमीटर का है। एक दूसरा एग्जांपल मैं दूँ, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, ये 3 किलोमीटर गया। ठीक है, उसके बाद ये 4 किलोमीटर गया। ठीक है, उसके बाद फिर ये मान लीजिए 3 किलोमीटर गया। अब यहाँ पे पूछा जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उसने कितना तय किया, तो डिस्टेंस उसने कितना तय किया? 3 इधर, 4 इधर, 3 इधर, यानी 4 3 7 3 10, तो 10 किलोमीटर तो उसका डिस्टेंस हो गया जो उसने ट्रैवल किया। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? फाइनल पोजीशन ये आया और इनिशियल पोजीशन ये, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन का जो डिफरेंस है वही आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो फाइनल ये, इनिशियल ये, इनको मिला दीजिए तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखने से ये समझ में आता है कि ये 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, और आप ये जूम कीजिए कि ये सभी एंगल 90 डिग्री के हैं, तो ये आपका रेक्टेंगल हो गया, और रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड इक्वल होगी, तो ये 4 है तो ये 4 होगा, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट जो आया ये 4 किलोमीटर आया। समझ में आया? एक दूसरा मैं एग्जांपल लूँ, जैसे मान लीजिए कि 1 मीटर के रेडियस पर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, और मैं पूछूं कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो मान लीजिए यहाँ से वो ऑब्जेक्ट चला और फिर एक राउंड घूम करके वहीं आ गया, तो डिस्टेंस उसने कितना तक कवर किया? डिस्टेंस उसने इस सर्किल के सरकमफेरेंस की इक्वल किया। तो सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 2πr, तो रेडियस इसका कितना है? 1 मीटर, तो 2π इंटू 1 आप कर देंगे तो 2π आ गया। पाई की वैल्यू आपकी 3.14 होती है, तो इंटू 3.14
दैट इज इक्वल टू 6.28 मीटर उस आदमी ने डिस्टेंस कवर किया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट ठीक है, लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि उसने कितना डिस्प्लेस हुआ हो, तो इनिशियल पोजीशन भी यही, फाइनल पोजीशन भी यही, क्योंकि एक राउंड घूम के आया है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चला 3 मीटर गया, उसके बाद ये हमारा 4 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया। अब मैं आपसे पूछूं कि इस एग्जांपल में ऑब्जेक्ट के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस का डेफिनीशन क्या है कि टोटल कवर्ड डिस्टेंस बाई एन ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस उसका जो आ जाएगा ये हमारा होगा 7 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो फाइनल पोजीशन ये, इनिशियल पोजीशन ये, इन दोनों को मिला दीजिए तो यही उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यही आप अगर निकाल लेंगे तो यही डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इसका आप नाम दे दीजिए ABC। देखने से आपको लग रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में जो राइट एंगल होता है, राइट एंगल की मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता दूँ, शायद आप लोग जानते होंगे कि राइट एंगल में जैसे मैंने ये एंगल लिया तो 90 डिग्री है, समझ में आता है। 90 डिग्री का एंगल क्या है कि जहाँ पर दो लाइन एक दूसरे के वर्टिकल हों वही 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे पे यहाँ पे वर्टिकल हैं, इसलिए 90 डिग्री का एंगल हो गया। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनियस, तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, और जैसे मान लीजिए हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में स्टडी करना चाहते हैं तो इसके सामने वाली साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर, बाकी जो बचा उसको हम बेस कहेंगे। अगर मान लीजिए ठीक है ये हमारा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के जो ठीक सामने वाली साइड होगी उसको हम हाइपोटेनियस कहेंगे। अगर मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में स्टडी करना चाहता हूँ तो इसके सामने वाले साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर, और तब ये हो जाएगा बेस। ठीक है, तो एक पाइथागोरस मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक थ्योरम दिया। थ्योरम उन्होंने ये दिया कि हाइपोटेनियस पे बना जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑन परपेंडिकुलर एंड बेस, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अब वही चीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। ये देखिए आपका 90 डिग्री है तो इसके सामने ये हो गया हाइपोटेनियस, इसको एच नाम दे दीजिए। आप चाहे इसके रिस्पेक्ट में स्टडी करें चाहे इसके रिस्पेक्ट में, रिजल्ट तो वही आएगा। ठीक है, मान लीजिए इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर बन गया, ये हमारा बेस। तो आप यूज़ कर दीजिए हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर नहीं मालूम, निकालना है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मैंने बता दिया है कि हो गया 16 प्लस 9, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 25। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए x टू दी पावर m है, दिस इज इक्वल टू y, तो जब हम इस पावर को उधर लेकर जाएंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y टू दी पावर 1/m। ठीक है, जैसे मान लीजिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है और मैं आपसे पूछूं y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पावर कितना है 1, 2 पर पावर 1/2, ये एक रूल है। ठीक है, अब 2 पर पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, मैं आपको पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो ये जब 2 उधर जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 टू दी पावर 1/2, और पावर 1/2 क्या लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर रूट, और 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो किस नंबर का स्क्वायर कर देंगे 25 आ जाए तो 5। तो ये h की वैल्यू हो गई हमारी 5। तो डिस्प्लेसमेंट इस एग्जाम्पल में कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा 5 मीटर।
यानी आप ये देख रहे हैं कि अभी हमने इस एग्जांपल में देखा 5 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर आया, दो डिस्टेंस तो उसने 10 किलोमीटर तय किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हो गया। इसमें आपने देखा डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है 4। यहाँ पे देखा सरकमफेरेंस के इक्वल उसने डिस्टेंस कवर किया, लेकिन इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होने की वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, ये 3 मीटर गया और यहाँ पे आ गया। अब मैं पूछूं कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और डिस्प्लेसमेंट उसका कितना है, तो डिस्टेंस भी उसका 3 मीटर है, क्योंकि 3 मीटर वो टोटल पाथ कवर किया। और डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन ये, इनिशियल पोजीशन ये, इनके बीच में डिफरेंस कितना है 3। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इस एग्जाम्पल में 3 मीटर है। तो इनसे हमको देखने पे पता चल रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पाथ कवर करेगा तो डिस्टेंस तो हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 भी हो सकता है। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में आपने देखा डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ ये कि डिस्टेंस हमेशा, ठीक है, या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा या तो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी आप इस चीज़ को ऐसे समझ लीजिए कि डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये ऑलवेज, यानी डिस्टेंस जो होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ग्रेटर होता है या इक्वल। जैसे इस एग्जांपल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 है और डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, डिस्टेंस आपका ग्रेटर है, तो ये रूल हमेशा अप्लाई होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आया। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है, 2 टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, दूसरी होती है स्केलर क्वांटिटी। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि, या नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा इनके बारे में डिटेल से थोड़ा। तो डिस्टेंस जो है ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो है ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे समझ लीजिए, देखिए स्केलर को हिंदी में हम कहते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हिंदी समझना काफ़ी आसान होता है और कुछ को इंग्लिश वर्ड से। इसको हम कहते हैं, स्केलर को हिंदी में कहते हैं अदिश, वेक्टर को हम हिंदी में कहते हैं सदिश। अ मतलब होता है नहीं, दिश मतलब होता है दिशा। यानी ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसको हम स्केलर कहते हैं। स मतलब होता है साथ, दिश यानी दिशा। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, कि देखिए किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक चीज़ तो होनी चाहिए, पहली बात तो यह है कि उसकी क्वांटिटी, ठीक है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब उसका अमाउंट, क्वांटिटी मतलब अमाउंट, जिसको मैग्नीट्यूड जिसको आप कहते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े, डायरेक्शन का भी साथ यूज़ करना पड़े, तो उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल से आप समझिए कि वो यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, तो किस दिशा में हो गया इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो इसलिए डिस्टेंस जो हो गया ये हमारा स्केलर क्वांटिटी, लेकिन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे इसी एग्जांपल में आप देखिए, जैसे मान लीजिए आदमी यहाँ से गया फिर यहाँ आया, अब ये यहाँ न जा कर के मान लीजिए यहाँ पे आ जाता। ठीक है, ठीक है, और इस सिचुएशन में आप देखते हैं कि डिस्टेंस तो आ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा कुछ दूसरा होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट जो है ये हमारा डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन डिस्टेंस हमारा डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक ये होता है स्पीड और दूसरी होती है वेलोसिटी। तो स्पीड क्या है, अब पढ़ते आए हैं ना कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वही चीज़ है स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो अगर आप इसको वर्ड्स में लिखना हो तो आप क्या कहेंगे, या वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना हो
तो पर यूनिट टाइम, पर हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि पर मतलब होता है प्रति, प्रति मतलब होता है अपान यानी बटे। तो पर यूनिट टाइम, यूनिट आपने इसलिए लिया क्योंकि जब टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड कर देंगे तो टी इज इक्वल टू जब 1 हो जाएगा तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो पर यूनिट टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा जो ट्रैवल डिस्टेंस है वही उसका स्पीड बताता है, और पर यूनिट टाइम में किसी ऑब्जेक्ट द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वही उसकी वेलोसिटी बताती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मोशन करना स्टार्ट किया और यहाँ से यहाँ 3 मीटर आया, उसके बाद ये 4 मीटर यहाँ पे आ गया। ठीक है, और यहाँ से पूरा यहाँ तक आने में, ठीक है, यहाँ से पूरा उसको यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है वो 5 सेकंड का लगता है। तो आपको ये बताना है कि स्पीड और उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो स्पीड के लिए आप क्या करेंगे, देखिए स्पीड के लिए हो जाएगा उसका डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना कवर किया 3 और ये 4 यानी 7 मीटर बाई 5, इसको आप चालू कर लेंगे तो 1.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मीटर में और ये सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड, ये पर जो लगाया जाता है इसका मतलब है अपान। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल पोजीशन ये, इनिशियल पोजीशन ये, इनको मिला दीजिए तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब आप देख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम पे जाइए। ये आपका 90 के सामने हो गया हाइपोटेनियस। किसी एक को आप ले लीजिए, मान लीजिए इसके रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो गया 25, एच इज इक्वल टू हो गया हमारा 5। तो वेलोसिटी अगर आप निकाल रहे हैं तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5 बाई टाइम कितना किया 1, तो 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक दूसरी चीज़ कि जैसे डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी थी तो डिस्टेंस से ही रिलेटेड स्पीड है, तो स्पीड भी जो होता है ये हमारा स्केलर होता है, मतलब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती। वेलोसिटी जो होता है ये हमारा डायरेक्शनल क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर है। यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर है, जिसमें हम यूनिट क्या है, जिसमें हम किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं। और स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, तो मीटर, और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर में ले लीजिए, इसको आवर में ले लीजिए तो किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से जैसे डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी तरीके से स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, वो वेलोसिटी से ग्रेटर या इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में मोशन कर रहा है तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होंगे क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी तो सेम हो जाएगा। लेकिन किसी दूसरे पाथ पे जा रहा है, जैसे यहाँ पे, तो स्पीड उसका ग्रेटर आ रहा है, वेलोसिटी उसकी कम आ रही है, तो इसीलिए मैंने कहा कि स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। अब एक टर्म आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन इज़ नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बारे में जो बताता है वही हमारा एक्सेलरेशन हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या मतलब है, ये जैसे मान लीजिए, मतलब किस रेट से किस टाइम के ड्यूरेशन में आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, कितने से कितना हो रही है, कितने टाइम में। ठीक है, मैंने क्या कहा, वेलोसिटी आपका कितने से कितना हो रही है, कितने टाइम में। ठीक है, जैसे मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी आपकी v1 थी, बाद में वेलोसिटी आपकी v2 हो गई, और v1 से v2 होने में आपको मान लीजिए 5 सेकंड का समय लगा, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, ये हो जाएगा हमारा v1 माइनस v2/5। समझ में आया। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। ठीक है, और
चूँकि वेलोसिटी जो है वेक्टर है, तो इसलिए एक्सेलरेशन भी जो है हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसकी यूनिट की बात करें तो इसका देखिए यूनिट बनाना बहुत आसान है। अगर आपको फार्मूले मालूम है तो फार्मूलेज में आप हर एक क्वांटिटी की यूनिट रखिए, आपको जो डिज़ायर्ड क्वांटिटी है उसकी यूनिट मिल जाएगी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, एक टाइप की वेलोसिटी है, तो इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। और टाइम की यूनिट सेकेंड। इसको आप क्या लिख सकते हैं, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। देखिए ये मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे डिवीज़न है, बाई 1 कर दीजिए, इंटू 1/सेकेंड हो गया, इंटू फर्स्ट वीडियो में आपको बताया हूँ, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया। तो एक्सेलरेशन का यूनिट हमारा हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा है और सामने इसको एक ब्रेकर दिखाई देता है। इसकी वजह से 10 सेकेंड में ये ब्रेक लगाता है और इसकी गाड़ी रुक जाती है, यानी रेस्ट में आ जाती है। तो एक्सेलरेशन इस पर कितना एक्ट हुआ ये हमको बताना है। तो देखिए 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था और ये रेस्ट में आ गया। तो जब रेस्ट में कोई भी चीज़ होती है तो इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी 0, यानी यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0। तो चेंज इन तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। पहले 5 था, अब 0 हो गया, तो 5 माइनस 0 कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड का। तो हो गया 5/10, यानी इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 यानी 0.5। ये मीटर पर सेकेंड में है, ये सेकेंड में है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट आपका आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।